हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने देखा हमने लगातार हिंदी, संस्कृत और भूगोल का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा हेतु आपको दे दिया। ये मेरा जो सेशन शुरू होने वाला है यह ना अर्थव्यवस्था का पहला वीडियो है। तो ऐसे ही आप अर्थव्यवस्था के सारे वीडियो देखिएगा, आपको अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी अच्छा नंबर आएगा। मैं कुंदन सिंह TVL कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था का पहला वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो आप जैसा कि बोर्ड पर देख सकते हैं, कक्षा 10 है और वो भी बिहार बोर्ड के अनुसार अर्थव्यवस्था, कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के अनुसार अर्थव्यवस्था का पहला सवाल स्क्रीन पर है। हम जिस प्रकार भूगोल के सभी वीडियो को 20-20 क्वेश्चन में लाए हैं, उसी प्रकार हम अर्थव्यवस्था के सभी वीडियो को भी 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में लाएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा और आप काफ़ी महत्वपूर्ण भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? याद रखिएगा, आर्थिक क्रियाओं के योग को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी वैसा काम जिससे हमें कुछ आमदनी हो उसे ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये सवाल आपके सब्जेक्टिव के भी एग्जाम में आ सकता है। तो आप लिखिएगा कि वे सभी कार्य जिनसे आमदनी होता है उसी को ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो बाय ऑप्शन सवाल पर टिक कीजिएगा। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो आर्थिक क्रियाओं के योग को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। इस बात को किसने कहा था? तो ब्राउन नामक अर्थशास्त्री ने क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यदि आपको जीवन जीना है तो आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा जिससे कुछ आमदनी होगी, तभी तो उसी आमदनी के रूप में आप अपना जीवन यापन कीजिएगा। नहीं तो आप कोई काम ना कीजिएगा तो खाइएगा कहाँ से? भोजन के लिए रुपया पैसा लगता है और रुपया पैसा कमाने के लिए कोई काम करना पड़ता है। ठीक है। इसलिए रॉबर्ट ब्राउन नामक अर्थशास्त्री ने कहा था अर्थव्यवस्था जो है ना आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ठीक है। और अर्थव्यवस्था के किताब में अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन एक नहीं है, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन अलग अलग अपने अपने तौर तरीकों से दिया है। और सभी अर्थशास्त्रियों का अर्थव्यवस्था के जो परिभाषा है सब में कुछ ना कुछ लॉजिक है। इसलिए सभी अर्थशास्त्रियों का अर्थव्यवस्था का परिभाषा सही है। हम किसी भी अर्थशास्त्री के आधार पर अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है। तो दोनों प्रश्न में हमको अभी अर्थव्यवस्था का ही डिफिनेशन मिला। पहले प्रश्न में क्या मिला कि वैसा काम जिससे कुछ आमदनी हो उस काम को अर्थव्यवस्था कहते हैं। और दूसरा में क्या है कि आजीविका अर्जन की प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोनों सवाल में अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन छुपा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है, अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, सेवाओं का उत्पादन करना। सेवाओं का उत्पादन करना जो है ना अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य है। और आपको पता होगा आर्थिक क्षेत्र को 3 भागों में बांटे हैं। पहला आता है जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, इसके अंतर्गत कृषि आता है। मतलब आर्थिक क्षेत्र के प्रथम स्तर यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र आता है और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। ये जो मेरा शिक्षण संस्थान है यह भी सेवा क्षेत्र में ही आएगा। हम शिक्षा सेवा कर रहे हैं। जिस बात को हमने अभी आपको बताया उसी से एक सवाल यहाँ पे आ गया है। सवाल है, अर्थव्यवस्था के कितने
प्रमुख क्षेत्र हैं। तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक क्षेत्र के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खेती बाड़ी आता है, कृषि आता है, और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आता है, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा आता है। कोई व्यापारी कुछ बेच रहा है या कोई दुकानदार कुछ बेच रहा है तो वो भी आपको सेवा दे रहा है, तो वो भी तृतीयक क्षेत्र में ही आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सवाल है कौन प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होगा। तो ये तो सवाल बाय ऑप्शन है, कोई जरूरी नहीं है कि इसका राइट ऑप्शन कुटीर उद्योग ही होगा। ये जो सवाल है बाय ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख के टिक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है, और कृषि क्षेत्र के अलावा जो भी क्षेत्र होगा आप उस पर टिक कर सकते हैं। इसे कुटीर उद्योग जो है ये उद्योग क्षेत्र में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है, ना कि प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, तो कौन प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो कुटीर उद्योग जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा अन्य भी ऑप्शन हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। याद रखिएगा द्वितीयक क्षेत्र में ही उद्योग आता है, इसलिए इसको हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और हम आपको कई बार बता दिए अभी, और आप याद रखिएगा क्षेत्र से संबंधित सवाल जरूर आएगा 2 या 3 मार्क्स का। ठीक है, आप याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, और तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है। बाय ऑप्शन वाला सवाल इसमें से पक्का आएगा, कंफर्म है, आता है और आएगा। अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। तो सेवा क्षेत्र को हम तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखे हैं, अभी हमने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है भारत की अर्थव्यवस्था में किसका राष्ट्रीय में सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत देश की जो आमदनी है, यह आमदनी कुल कितने क्षेत्र से पूरी होती है, तो यह आमदनी 3 क्षेत्रों से पूरी होती है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। मतलब क्या, भारत के पास जितना भी रुपया पैसा मासिक आय आता है वह कैसे आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र मतलब खेती से, द्वितीयक क्षेत्र मतलब उद्योग से, और तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा से। और ये सवाल पूछ रहा है, सवाल आप समझिए ध्यान से, सवाल पूछ रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है सबसे अधिक किस क्षेत्र से प्राप्त होती है। तो ना ही प्राथमिक क्षेत्र और ना ही द्वितीयक क्षेत्र, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। याद रखिएगा भारत देश ना सबसे अधिक आमदनी सेवा क्षेत्र मतलब तृतीयक क्षेत्र से करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का स्वामित्व सरकार तथा व्यक्तियों निजी क्षेत्रों के पास होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। और आप याद रखिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना मिश्रित है। और कौन ऐसा देश है जहां की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, तो भारत इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप टिक कीजिएगा। अगला सवाल देखिए, जिस तरह जो हम बता रहे हैं वो आगे दे ही दिया है। सवाल है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित। ठीक है, ना हम अमीर है और ना हम गरीब हैं, हम बीच में हैं। हम ना विकसित हैं ना अविकसित हैं, हम विकासशील हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल दिया जाता है तो लोक कल्याण पर। याद रखिएगा सबसे अधिक आमदनी हम किस रूप में खर्च करते हैं, तो लोक कल्याण में, यानी गरीबों की सहायता करने में, आरक्षण देने में। ठीक है, अगला प्रश्न है किस प्रक्रिया द्वारा किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो याद रखिएगा आर्थिक विकास होगा ना तो ही देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा, जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, जब तक एक आदमी की कमाई नहीं बढ़ेगी, तब तक राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किस शब्द का प्रयोग केवल विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में बहुत अंतर है। आर्थिक विकास का मतलब क्या, अभी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रहा है। आर्थिक वृद्धि का मतलब क्या, अर्थव्यवस्था ग्रो कर गया है।
अगला प्रश्न है किस शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन आर्थिक वृद्धि होगा। ठीक है। प्रश्न है यदि समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता तो इसे क्या कहेंगे? तो समावेशी विकास कहेंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ग के लोगों को हम एक साथ लेकर के चल रहे हैं। अगला प्रश्न है किस विकास पद्धति में आगे आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखा जाता है? तो सतत धारणीय विकास। सतत का मतलब होता है निरंतर, तो निरंतर विकास होगा तो ही सभी लोग विकसित हो पाएंगे, नहीं तो गरीब और गरीब होते जाएंगे, अमीर और अमीर होते जाएंगे और मध्यम वर्गीय लोग बीच में पिसेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल है? तो 1951 से 1956। याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 1956 तक चली गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन किसके अनुसार होता है? तो देश के संसाधनों के आधार पर। यदि देश में संसाधनों की कमी नहीं होगी, संसाधन प्रचुर मात्रा में होंगे, तो हमारा देश आर्थिक नियोजन करेगा, यानी अर्थव्यवस्था हमारे देश की संतुलित रहेगी। और यदि संसाधनों का अभाव होगा, उपयोगी वस्तुओं का अभाव होगा, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था नीचे आने लगेगी, जीडीपी लो होने लगेगी। ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, पीएम। योजना आयोग जो होती है, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अभी योजना आयोग के अध्यक्ष आप जानते होंगे नरेंद्र मोदी है ना। अगला प्रश्न है प्रत्येक पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा अनुमोदित होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। इस पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं? तो जो एटीएम कार्ड होता है, जिसको हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी कहते हैं, उसी को हम प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यही जो है ना, इसी को हम प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। ठीक है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दीजिएगा, जो भागफल आएगा उसे ही हम प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कहेंगे। ठीक है। यानी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का मतलब का एक आदमी की कमीनी, और राष्ट्रीय आय का मतलब का पूरा देश की कमीनी, और कुल जनसंख्या का मतलब क्या? उस देश की कुल आबादी। तो आप राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग करोगे, जो आंसर आएगा उसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। ठीक है। और 2011 के जनगणना के अनुसार एक आदमी की कमीनी कितनी थी? तो 25,494 रुपया। मतलब एवरेज, औसतन जो कम कमाता है उसको भी लेकर चलना है, जो अधिक कमाता है उसको भी लेकर चलना है। मतलब क्या, 2011 की बात है। 2011 के जनगणना के अनुसार एक आदमी की कमीनी थी 25,494 रुपया। आज 10 साल बाद 2021 में 22 भी आ गया, मतलब 10 वर्ष बाद ये आंकड़ा बढ़ा होगा, जरूर बढ़ा होगा। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसका आधा पेमेंट पर मंथ कमाते हैं। ठीक है। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि यदि आप अपने ऊपर काम नहीं करते हैं तो आप ऐसे ही हाय हाय करते करते बाय बाय हो जाइएगा। इसलिए आप दिमाग लगाइए और मस्तिष्क वाला कोई काम कीजिए, ताकि आपका पगार बोले तो तनख्वाह बढ़े। क्योंकि देखिए, सोचिए, जब 2011 के जनगणना के अनुसार एक आदमी की कमीनी थी 25,494 रुपया, 10 वर्ष बाद यह आंकड़ा 40,000 रुपया के करीब आया होगा। तो यदि आप 40,000 पर मंथ नहीं कमाते हैं तो आप कमाते नहीं हैं, आप जिंदगी को जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। आप जिंदगी को जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। ठीक है। तो आपने देखा और समझा रियलिटी को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है, तो जीवन स्तर को इस सूची में सम्मिलित किया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा कि मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है, तो जीवन स्तर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।
अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक तैयार करता है, तो क्या तैयार करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को यह तैयार करता है। इस सवाल को याद रखिएगा। आप हमारे सारे वीडियो को देखते हैं और बार बार देखते हैं, आपके पास MB का अभाव है तो आप इस वीडियो को 144 में चला सकते हैं या 144 में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 2 बार 3 बार 4 बार आप दिन भर में सुनिएगा तो आपका पक्का कॉन्फर्म याद हो जाएगा। मान लीजिए सपोज दैट याद भी नहीं होता है तो बाय ऑप्शन तो आप टिक कर सकते हैं, इसलिए आप अपने ऊपर काम कीजिए, नहीं तो यही होगा जो हमने अभी आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें कौन कृषि जनित उद्योग नहीं है? तो कृषि जनित उद्योग का मतलब क्या? वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल खेती से आता है। जैसे चीनी उद्योग जो होगा ना, कृषि जनित उद्योग होगा, क्योंकि चीनी उद्योग का कच्चा माल जो ईख होता है, ईख खेती से आता है। ठीक है, तो सवाल पूछ रहा है इनमें से कौन कृषि जनित उद्योग नहीं है? तो ये सवाल भाई ऑप्शन टिक कीजिएगा। लौह इस्पात जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा भी कोई राइट ऑप्शन हो सकता है, आप उसको भी टिक कर सकते हैं। तो ये सवाल भाई ऑप्शन है, आप देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किससे संबंधित है? तो यह जो योजना है ना, यह परियोजना जो है ना, यह एक अधिनियम जो है ना, यह अधिनियम ना गांव में रोजगार उत्पन्न करती है। ठीक है, ग्रामीण स्वरोजगार योजना से जुड़ी हुई है। यह गांवों में रोजगार देती है। आपने सुना होगा मनरेगा और नरेगा के तहत लोगों को काम करते हुए यही 3-4 महीना के लिए लोगों को जॉब देती है। तो साल भर में 3-4 महीना में आप क्या कीजिएगा, और 3-4 महीना जॉब करवाती है आपसे, तो क्या आपको लगता है आपको ऑफिशियली वर्क कराती है? नहीं, आपसे सड़क बनवाएगी, नाली बनवाएगी। ठीक है, मतलब हार्ड वर्क कराती है। ठीक है, क्या कराती है? हार्ड वर्क। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास क्या है? तो आर्थिक विकास को ना हम परिवर्तन की प्रक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि आर्थिक विकास का मतलब क्या? अर्थव्यवस्था का विकास, आमदनी की बढ़ोतरी। और जब आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे, आपका घर द्वार सब अच्छा हो जाएगा, आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, आपके पास कार होगा। ठीक है, और आपको समाज में इज्जत भी मिलेगी। ठीक है, कहा क्या बूढ़े बुजुर्गों लोगों ने क्या खूब कहा है, बाप बड़ा न भैया, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यदि आप सही से नहीं पढ़िएगा, पैसा नहीं कमाइएगा, अन्य लोगों को छोड़िए, आपके घर वाले आपको नहीं पूछेंगे। ठीक है, आपका दाढ़ी मूछ आ जाएगा, आप कुछ रुपया पैसा नहीं कमाइएगा तो वे लोग क्या कहेंगे, अब कितना दिन हम तारा बैठा के खियाई हो, अब जा तू बाहर कमाए तभी न तारा शादी ब्याह होई। तो इस तरह का ताना मारता है लोग, हमको मजबूरी में जाना पड़ता है। इसलिए आप लोग अभी से ही सही से पढ़ाई कीजिए, भविष्य में इन सभी घटनाओं को झेलना ना पड़े। ठीक है, और ये मेरा अनुभव है जो आपको मैं बता रहा हूँ, आप समझ गए होंगे हमारे अनुभवों को। ठीक है, और आप बढ़िया से पढ़िए। यदि आप अपने जीवन के अनुभवों से सीखना चाहते हैं तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा, इसलिए आप अन्य लोगों के जीवन के अनुभवों से सीख लीजिए और अपन लाइफ में बदलाव कीजिए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी, जरूर मिलेगी, पक्का मिलेगी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक राय है, सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा उद्योग। उद्योग जो है ना, उद्योग यानी कारखाना, इसको हम आधारभूत संरचना नहीं कहेंगे। अगला प्रश्न है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो श्रीलंका। मतलब क्या, भारत के अगल बगल में, भारत के आस पड़ोस में जो देश हैं वहाँ पर सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय का मतलब का एक आदमी की कमाई कहाँ अधिक है? तो श्रीलंका का इसका राइट ऑप्शन होगा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, आप जानते ही होंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो राइट ऑप्शन अमेरिका होगा। इसके अलावा और भी जापान, चीन भी हो सकता है। तो भाई ऑप्शन टिक कीजिएगा। अमेरिका जो है ना, अमेरिका की अर्थव्यवस्था विकसित है, जापान की अर्थव्यवस्था विकसित है, चीन की अर्थव्यवस्था विकसित है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था विकसित नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये बाय ऑप्शन सवाल है, आप टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो सन 1952, जब भारत में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और सन 1950 से 2 साल बाद मतलब 1952 में भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद नामक एक अधिनियम की योजना हुई, और इसके अंतर्गत देश को विकसित बनाने पर काम किया जाता है। सड़कें बनती है, गरीबों को आरक्षण मिलता है, फ्री में अनाज मिलता है, सरकारी विद्यालय में फ्री में शिक्षा मिलती है, फ्री में मध्याह्न भोजन मिलता है, बहुत सारे काम होते हैं जिसके कारण देश विकसित होने के कगार पर है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो कृषि की। बिहार में सबसे अधिक खेती होता है, तो बिहार में सबसे प्रमुख प्रधानता किसको दी गई है? तो कृषि को, खेती बाड़ी को। अगला प्रश्न है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। मतलब बिहार पिछड़ा राज्य में क्यों है? क्योंकि बिहार की आबादी काफ़ी बढ़ गई है, जिसके कारण बिहार पिछड़े राज्य में गिना जाता है। इसलिए हमें जनसंख्या नियंत्रण नियमों का पालन करना चाहिए, और हमें बिहार को पिछड़ा नामक कलंक से दूर करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार झारखंड विभाजन के बाद कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कपड़ा उद्योग। मतलब झारखंड में चला गया लौह इस्पात उद्योग, जिसका नाम था टिस्को। टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी मतलब टिस्को की स्थापना सन 1907 में हुई थी, और जमशेद जी टाटा ने टाटा नगर में किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि। यदि बिहार के लोग खेती नहीं करते हैं तो वे भूखे मर जाएंगे, इसलिए बिहार में जीवन यापन का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो खेती ही साधन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता हम ना कह के यहाँ पे हम मूलभूत आवश्यकता भी कह सकते हैं, वह है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी का मतलब रोटी नहीं, सिर्फ रोटी नहीं, भोजन। कपड़ा का मतलब वस्त्र, और मकान का मतलब घर। मतलब मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी मतलब भोजन, कपड़ा मतलब वस्त्र, और मकान मतलब घर। रोटी, कपड़ा और मकान, और यह एक फिल्म का भी नाम है, आप देख सकते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। यदि बात किया जाए, रोटी मतलब भोजन से पहले भी 2 चीज आता है। क्या पहले आता है? तो पानी और ऑक्सीजन। लेकिन मनुष्य क्या? मनुष्य एक लोभी प्राणी है, फ्री में मिलने वाले चीज़ों का यह महत्व नहीं देता है। रोटी से यानी भोजन से पहले आता है पानी और ऑक्सीजन। पानी और ऑक्सीजन को मनुष्य बर्बाद कर रहा है, जिसके कारण इतनी सारी आपदाएं विपदाएं आ रही हैं। ठीक है। और लास्ट में आता है ये मतलब रोटी, कपड़ा और मकान के बाद क्या आता है? तो शिक्षा। शिक्षा आपके पास होना चाहिए, शिक्षा आपके पास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक श्रेणी का दूध है। शिक्षा एक श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जो कम पिएगा कम दहाड़ेगा। शिक्षा एक ऐसी बला है, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको आप पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं तो आप किसी से दबिएगा नहीं। कोई एक बोलेगा तो आप 2 बोलिएगा। ठीक है। आप सच का साथ दीजिएगा। आप सही हैं तो आप पीछे नहीं हट सकते हैं, गलत हैं तो पीछे हट जाइएगा। ठीक है। ये सब शिक्षा के
विशेषताएं हैं जिसके भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2015, इसका राइट ऑप्शन होगा, आप टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि को हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। लास्ट सवाल है, भारत योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 15 मार्च 1950 को। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। सवाल है, भारत करीब कितने वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश बना रहा। मतलब कहने का मतलब क्या, भारत लगभग कितने वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम रहा, तो 200 वर्षों तक राइट ऑप्शन होगा, आप टिक कीजिएगा। याद रखिएगा, भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, ठीक है। और उससे पहले 300 वर्षों तक मुगल साम्राज्य का गुलाम रहा। ऐसे कुल मिलाकर भारत 500 वर्षों तक गुलाम है, लेकिन इतिहास में हमको सिर्फ 200 वर्ष ही पढ़ाया जाता है। कुल मिलाकर भारत 500 वर्षों तक गुलाम रहा, 200 वर्षों तक अंग्रेजों का और 300 वर्षों तक मुगलों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार की गई थी, तो याद रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा महबूब उल हक। महबूब उल हक नामक व्यक्ति ने प्रथम मानव विकास रिपोर्ट को तैयार किया था। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का मतलब क्या, मनुष्य का विकास किस प्रकार कैसे हुआ है उसके बारे में इन्होंने पूरा डाटा अपना सूची दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सवाल है कोसी नदी ने बिहार में किस वर्ष तबाही मचाई थी, तो सन 2008 में। आपको हमने पहले वाले वीडियो में भी पढ़ाया है कि सन 2008 में कोसी नदी का बांध टूटने से बिहार में भयंकर बाढ़ आया था, ठीक है। और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी हम कहते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। कोसी नदी नेपाल से होकर बिहार में आती है, ठीक है। और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं, लेकिन आज कोसी नदी पर बहुत ही मोटा, मजबूत और ऊंचा बांध बना दिया गया है, जिसके कारण बाढ़ नहीं आती है, ठीक है। लेकिन सन 2008 ईस्वी में बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी, बिहार में तबाही मच गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह, जिसको हम चंपारण आंदोलन भी कह सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। बिहार में एक चंपारण जिला है। चंपारण जिला में अंग्रेजों ने बहुत ही हड़कंप मचा दिया था। चंपारण के किसानों को जबरन कि नील की खेती करवाते थे, न करने पर उनका जमीन हथिया लेते थे। वे लोग एक नियम लगाए थे जिसको हम 3 कठिया व्यवस्था कहते हैं। 3 कठिया व्यवस्था के आधार पर वे नील की खेती करवाते थे, ठीक है। और जिस समय धान बोया जाता है उसी समय नील भी बोया जाता है। तो ना अंग्रेज सबसे पहले किसानों से नील बोआते थे, जिसके कारण किसान धान बोने में पीछे हो जाते थे और उनकी धान की फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। और नील बोने में खर्चा बहुत लगता था और साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी कम होती थी। किसान भाई लोग का मन नहीं था खेती करने में, लेकिन अंग्रेज ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। और इसी को रोकने के लिए वहाँ के किसानों ने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया। सबसे पहले जब गांधी जी चंपारण जिला में आए ना, तो उनको किसी ने भी आवास परवास नहीं दिया। कोई भी अपने घर पर गांधी जी को नहीं रख रहा था, ठीक है। सब अंग्रेज से डर रहे थे कि यदि मैं आपको आसरा दूंगा तो अंग्रेज हमको मारने लगेंगे, इसलिए आप अपना आसरा खुद बना लीजिए। तो उन्होंने एक महुआ के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाई और बाद में अंग्रेजों ने उस झोपड़ी में आग भी लगा दी। लेकिन महात्मा गांधी ने हिम्मत से काम लिया। उन्होंने सोचा ना कि चंपारण जिला में शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण यहाँ के लोग जागरूक नहीं है। तो उन्होंने अपनी पत्नी समेत और भी कई लोगों के द्वारा शिक्षण संस्थान की स्थापना की, विद्यालय खोले। कस्तूरबा गांधी ने विद्यालय को चलाया और चंपारण जिला में शिक्षा का प्रवाह होने लगा और चंपारण जिला देखते ही देखते सुधरने लगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें कृषि आधारित उद्योग कौन है, तो
तो आम से अचार बनाना जो है ना कृषि आधारित उद्योग है। और ये सवाल ना बाई ऑप्शन है, आप देखिएगा और टिक कीजिएगा। मतलब पूछेगा इनमें से कौन कृषि जनित उद्योग है, तो आप चारों ऑप्शनों को देखिएगा कि इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका जिसका कच्चा माल खेती से आता है जो होगा, उस पर टिक कीजिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा इनमें सभी वाला भी ऑप्शन इसमें हो सकता है, तो चारों ऑप्शन को देख करके समझ करके टिक कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जो है ना ये बाई ऑप्शन वाले सवाल है, आप समझ करके टिक कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार अवश्य उपलब्ध कराया जाता है। तो याद रखिएगा मनरेगा जो होता है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो मनरेगा है ना यह योजना ना मात्र 100 दिनों के लिए लगभग 3 महीना 10 दिन के लिए ही नौकरी देता है। तो 12 महीना में 3 महीना आपको नौकरी देगा, तो इससे घर चलेगा, आपको कुछ अलग करना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा टिक कीजिएगा कि मनरेगा मात्र 100 दिनों के लिए रोजगार देता है, नौकरी देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व में आर्थिक विकास या समृद्धि का आकलन किस आधार पर किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आय के आधार पर। यदि आपके पास आमदनी अधिक है, रुपया पैसा अधिक है, मतलब पूंजी अधिक है, तो आप विकास कर रहे हैं, आप अमीर की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, और पूंजी का मतलब सिर्फ रुपया पैसा नहीं होता है, पूंजी का अर्थ आपका घर भी होगा, जमीन होगा, गाय भैंस होगा, पशुशाला होगा, वाहन होगा, ये सब भी पूंजी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्पादन के किस संसाधन का लाभकर ब्याज है। तो उत्पादन जो है ना पूंजी का लाभकर ब्याज है। ठीक है, पूंजी का लाभकर ब्याज क्या है, तो उत्पादन। अगला प्रश्न है गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसकी है। तो रैगनर नर्कस की है। मतलब गरीबी नामक कुचक्र नामक जो रचना है, पुस्तक है, इस पुस्तक को रैगनर नर्कस नामक अर्थशास्त्री ने लिखा था, याद रखिए। और इन्होंने सही ही कहा है गरीबी कुचक्र है, गरीबी कुचक्र है। यदि आप गरीबी में जी रहे हैं तो आप कुचक्र में है। गरीबी भी एक बीमारी के समान ही है। यदि आपके पास गरीबी है और आपको कोई बीमारी है छोटी सी, 2 रुपये का दवा खरीदना है, 2 रुपये नहीं रहेगा तो आप बिना दवा के मर भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप अपने ऊपर काम कीजिए और आप सिर्फ पैसा के पीछे भागिए, कुछ कमाइए, तो ही आपको समाज में इज्जत मिलेगी। लोग झूठ मूठ के कहते हैं कि बिना पैसा का भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, लेकिन गलत बात है। आज सबसे बड़ा रुपया पैसा ही है। आप पढ़ाई कीजिए, आप मन लगा के पढ़िए, आपके पास भविष्य में आज से 10-15 साल रुपया पैसा नहीं रहेगा आपके पास, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, इसलिए आप बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। अगला प्रश्न है 2014 से 2015 में किसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दिल्ली। मतलब भारत में ना 2014 से 2015 का आंकड़ा यदि लिया जाए तो उस आंकड़ा के आधार पर ना दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय अधिक थी। और प्रति व्यक्ति आय का मतलब का एक आदमी की कमीनी, और वो भी औसतन एवरेज के अनुसार से। ठीक है, अगला प्रश्न है 2014 से 2015 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 31,380 रुपया। मतलब 2014 से 15 के आंकड़ों को देखा जाए ना तो बिहार में एक आदमी की आमदनी थी 31,380 रुपया। ठीक है, और यही आंकड़ा 2011 के अनुसार तो 25,494 रुपया, लेकिन वो भारत में है और ये क्या है, बिहार में है। तो बिहार में जो है ना 31,380 रुपये जो है ना प्रति व्यक्ति आय, यानी एक आदमी की मासिक आमदनी, तो ये एवरेज के अनुसार से है, औसत के अनुसार से। सब लोग का पगार इतना नहीं है, इसमें तो कितना का 2 आदमी का पगार है, तो कितना का 3 आदमी का पगार है। मतलब इसमें जो अधिक कमाता है उसको भी लेकर चलना है, और जो कम कमाता है उसको भी लेकर चलना है, और जो नहीं कमाता है उसको भी लेकर चलना है। ठीक है, तो आपने देखा अभी कि 2014 से 2015 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो 31,380 रुपया एवरेज के अनुसार से। ठीक है, अगला प्रश्न है देश के अन्य राज्यों
एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अपेक्षा बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूनतम। मतलब बिहार पिछड़े राज्य में क्यों है? क्योंकि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय जो है या आमदनी जो है बहुत कम है। बिहार में कल कारखाने बहुत कम है, उद्योग धंधे नहीं है या नहीं के बराबर है, इसलिए बिहार अति पिछड़ा में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों के आय से। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। तो उत्पादक क्रियाओं द्वारा ही राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन एवं गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है तो वैज्ञानिक। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है क्या? तो विदेशों से प्राप्त आय। ठीक है, विदेश से भी आय आती है तब राष्ट्रीय आय बनता है, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग विदेश में भी रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रमुख अनुमान लगाया था किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, याद रखिएगा भारत की राष्ट्रीय आय मतलब पूरा भारत देश की आमदनी का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी। पर आप टिक कीजिएगा तब जाके आपको 1 में 1 मार्क्स मिलेगा, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? तो मात्र 20 रुपया। कितनी थी? मात्र 20 रुपया। मतलब सन 1868 की बात है। सन 1868 में भारत में एक आदमी की वार्षिक आय मतलब एक आदमी साल में 20 रुपये कमाता था, लगभग 1.5 रुपया के महीना। ठीक है, उस समय 1.5 रुपया का ज़माना था। कोई 4 रुपये का महीना कमाता था तो 1 रुपये खाता था, 1 रुपये घर भेजता था, 1 रुपये पॉकेट में और 1 रुपये खाता में रखता था। ठीक है, और उस समय बहुत ही सस्ता था सब चीज़, और उस समय रुपया का वैल्यू था। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी राज्यों के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर। और लास्ट सवाल है इस वीडियो का, राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है तो इसका राइट ऑप्शन होगा वर्तमान मूल्य पर या स्थिर मूल्य पर। ठीक है, इस पहले सवाल को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कक्षा 10वीं अर्थव्यवस्था बिहार बोर्ड के अनुसार पहला सवाल है बिहार की आय में सबसे अधिक योगदान होता है किसका? तो कृषि क्षेत्र का। याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र को ही हम कृषि क्षेत्र कहते हैं, और कृषि क्षेत्र से ही बिहार की सबसे अधिक आय प्राप्त होती है, क्योंकि बिहार में उद्योग तो है ही नहीं, इसलिए बिहार को सबसे अधिक आमदनी का स्रोत है तो वह क्या है? कृषि है, खेती बाड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नांकित में बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो बिहार में कुल मिलाकर 38 जिले हैं। ठीक है, और बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति मासिक आय प्राप्त करने वाला जिला है पटना। मतलब पटना की मासिक प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है, और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है। तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कमाने वाला जिला पटना है, और सबसे कम में शिवहर का नाम है। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय होती है यानी पूरे देश की आमदनी होती है, इसका आकलन ना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो है ना, ये देश की आमदनी को तय करता है कि आपने इस वर्ष कितना रुपया कमाया। ठीक है, अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
यानी दादा भाई नौरोजी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था कि भारत साल में कितना रुपया कमाता है, ठीक है। और सन 1868 के अनुसार दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि एक आदमी की वार्षिक आमदनी 20 रुपया है, ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास निम्नांकित में किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास निम्नांकित में बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास का सबसे प्रमुख स्रोत किसको जाता है? तो बेरोजगारी एवं गरीबी को जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 2013 में बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती थी? तो 33.7, मतलब लगभग 34% जो आबादी है 2013 के अनुसार बिहार की ना गरीब थी, बेरोजगार थी और गरीबी रेखा से नीचे थी, ठीक है। गरीबी रेखा से जो ऊपर है उसको हम APL कहते हैं और जो गरीबी रेखा से नीचे है उसे हम BPL कहते हैं। और इसका कार्ड भी बनता है APL वाला कार्ड और BPL वाला कार्ड, ठीक है। APL का फुल फॉर्म होता है एबव पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर, मतलब आप गरीब नहीं हैं। और BPL का होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे, आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है। तो आपको BPL कार्ड के तहत कुछ आपको सरकार द्वारा छूट दी जाएगी, आपको राशन सामग्री वगैरह वगैरह कुछ अधिक मिलेगा, ठीक है। और APL वाले को ये सब साधन नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार में इतना धांधली है, इतना भ्रष्टाचार है कि जो जिसको मिलना चाहिए BPL उसको APL मिला है और जिसको मिलना चाहिए APL उसको BPL मिला है, ठीक है। हमने अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, सवाल है आय का चक्रीय प्रवाह किनके बीच होता है? याद रखिएगा, आय का चक्रीय जो प्रवाह होता है वह उत्पादन, आय एवं व्यय के बीच होता है। मतलब आप कितना उपज करते हैं, आप कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं, इन तीनों बातों पर जो आय का चक्रीय प्रवाह है वह निर्भर करता है, ठीक है। मतलब कमाना बड़ी बात नहीं है, उसको बचा लेना बहुत बड़ी बात है। आज इतना महंगाई है, कहाँ बच पाता है, बहुत महंगाई है, ठीक है। थोड़ा ही सामान खरीदने पर 500, 1000, 2000 खर्च हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, ठीक है। बहुत महंगाई है। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा का ही प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है भारत में। मतलब कौन ऐसा राज्य है भारत में जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप टिक कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो सन 1868 में। इस सवाल को हमने अभी बताया था, ये आपके बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अगला सवाल है आय किसे कहते हैं? आय मतलब आमदनी, ठीक है। तो शारीरिक अथवा मानसिक कार्य के बदले जो धन राशि आपको दी जाती है उसको ही हम आय कहते हैं, ठीक है। आपने हमारे लिए हमको समय दिया तो हमारा भी फर्ज बनता है हम भी आपको कुछ दें, इसी को हम क्या बोलते हैं? आय, ये मतलब आमदनी, ठीक है। और आज के ज़माने में क्या है? आमदनी अठनी है, खर्चा रुपया है। तो आप आमदनी को बढ़ाइएगा तो खर्चा अधिक कीजिएगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपका आमदनी काफ़ी अधिक है। अगला सवाल है व्यवस्थापक का प्रारंभिक किस रूप में मिलता है? तो वेतन के रूप में, ठीक है, पगार के रूप में। अगला प्रश्न है गरीबी का कुचक्र कब तक चलता रहता है? तो अनवरत। जब देखिए किसी महापुरुष ने सही कहा था, आप गरीब जन्म लिए हैं इसमें आपकी दोष नहीं है, आप गरीब जन्म लिए हैं इसमें आपकी दोष नहीं है, लेकिन आप गरीब मर जाते हैं तो इसमें 100% आपकी दोष है, ठीक है। तो आप सही से कोई काम कीजिए, जो काम कर रहे हैं उस काम में अपना 100% दीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है व्यक्तियों के समूह से किसका निर्माण होता है? तो व्यक्तियों के समूह से राज्य का निर्माण होता है और हम सभी बिहार राज्य के निवासी हैं, बिहारी है।
अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय किसके आकलन का सर्वाधिक विश्वसनीय मापदंड है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्र की आर्थिक स्थिति। क्या हो जाएगा? राष्ट्र की आर्थिक स्थिति। तो इसमें से बहुत सारा सवाल ऐसा है जो बाई ऑप्शन है, तो आप ध्यान से देखिएगा और चारों ऑप्शन को देखने के बाद सोच समझ कर टिक कीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि किसका परिचायक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोगों के आर्थिक विकास का। ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉलर के मुकाबले रुपया के मूल्य में गिरावट किसका परिचायक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक बदलाही का। मतलब ना $1 में लगभग 74 रुपया कुछ पैसा होता है। ठीक है। और ये कुछ पैसा बढ़ता भी है तो और घटता भी रहता है, हमेशा सेम नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह किसका कथन है? तो यह ना मशहूर अर्थशास्त्री मार्शल जी का कथन है। ठीक है। आप याद रखिएगा, आज जो हम आधुनिक युग में जी रहे हैं इसका प्रमुख श्रेय मुद्रा को भी जाता है, रुपया पैसा को ही जाता है। ठीक है। यदि रुपया का जमाना नहीं रहता तो आज हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली में घिरे रहते हैं, आज इतना विकास नहीं हो पाता। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है ट्रैकशॉट का। ठीक है। मुद्रा हमारे शरीर का हृदय नहीं है ना, तो रक्त प्रवाह अवश्य है। ठीक है। लास्ट सवाल है इस वीडियो का, विनिमय का प्रारंभिक अवस्था किसका आधारित? विनिमय का प्रारंभिक अवस्था किस पर आधारित है? तो वस्तु विनिमय का। इस तरह सवाल है, प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग होता था? तो याद रखिएगा, आजकल अधिकांश जो मुद्राएं होती हैं, रुपया पैसा होता है, या तो वो कागज का बनता है या फिर वो धातु का बनता है। तो कौन से धातु का बनता है? तो स्टील का बनता है, तांबा का बनता है। लेकिन प्राचीन काल में चांदी और सोना, प्राचीन काल में सोना और चांदी इतना अधिक था कि प्राचीन काल की जो मुद्राएं थी ना, वह सोना चांदी से बनाई जाती थी। ठीक है। आप याद रखिएगा कि प्राचीन काल की जो मुद्राएं थी, रुपया पैसा थे, वे सब ना सोना चांदी नामक धातु से बनाए जाते थे। लेकिन आज ये इतने कॉस्टली हो गए हैं, इतने महंगे हो गए हैं कि आजकल का जो मुद्रा होता है स्टील का बनता है, तांबा का बनता है, सोना चांदी का नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा का मतलब क्या? वस्तु से वस्तु का लेन देन, इसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। यदि आपके पास जूता है तो आप मार्केट जाइएगा और राशन के दुकान में जाकर बोलिएगा कि हम आपको जूता देंगे, आप हमको चावल दीजिए। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली में ना, मतलब वस्तु मुद्रा में क्या होता है कि वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है। आप ये मेरा मार्कर लीजिए और आप हमको कलम दीजिए, मतलब आदला बदली होता है सामान का। लेकिन ये जो विनिमय की जो प्रणाली थी बहुत ही बेकार थी। मतलब घर से भी सामान लाद कर ले जाना पड़ता था और मार्केट से भी सामान लाद कर लाना पड़ता था। लेकिन आज तो रुपया पैसा का जमाना है, आज वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं है, आज मौद्रिक प्रणाली है। मुद्रा से वस्तु का लेन देन होता है, काफी सहूलियत मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मुद्रा। मतलब सामान का कीना बेची का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो मुद्रा से आप खरीद बिक्री कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। क्योंकि आप वस्तु विनिमय यदि करते हैं तो आपको बहुत मोल भाव करना पड़ेगा, तब आपको खरीदना पड़ेगा, मतलब बहुत ही कठिनाई उत्पन्न होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? तो वस्तु विभाजन का अभाव। मतलब ना मोल भाव करने में बहुत दिक्कत होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा सामान का विनिमय करने में बहुत ही कठिनाई उत्पन्न होती थी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विधिग्राही मुद्रा है? तो चेक जो होता है, चेक को हम विधिग्राही मुद्रा कहते हैं। चेक में आप रुपया पैसा भर सकते हैं और जो जिसका चेक है वो साइन कर देगा, आप जा कर के बैंक से वो पैसा उठा सकते हैं। ठीक है। इस तरह
इस तरह आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारे देश में किस मुद्रा का वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त है? तो पत्र मुद्रा। जो पत्र मुद्रा का मतलब क्या, नोट जो है, नोट को ही हम पत्र मुद्रा कहते हैं, इसको वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तब मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य है विनिमय का माध्यम। क्या है? विनिमय का माध्यम मुद्रा है। मतलब सामान का कीना बेची करने में मुद्रा अहम भूमिका अदा करता है। मुद्रा से सामान का कीना बेची करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, हम आसानी से सामान खरीद सकते हैं मुद्रा के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान मतलब अर्थव्यवस्था घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन था? तो ये बात को मार्शल जी ने कहा था। मतलब प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल जी ने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ अर्थव्यवस्था घूमता है। ठीक है। मतलब अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा का डेफिनेशन अलग अलग दिया है। ठीक है। एक अर्थशास्त्री जी कहते हैं कि मुद्रा हमारे शरीर का हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह अवश्य है। मुद्रा हमारे शरीर का हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह अवश्य है। ठीक है। मतलब हमारे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अहम भूमिका है। ठीक है। इस तरह आगे बढ़ते हैं। आगे वाले प्रश्न को आप देख सकते हैं, साख का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, विश्वास तथा भरोसा को ही साख कहते हैं। ठीक है। यदि आपसे कोई व्यक्ति कर्ज ले रहा है और उस व्यक्ति पर आपका विश्वास और भरोसा है तो ही आप उसको कर्ज दीजिएगा। यदि आपको उस व्यक्ति पर विश्वास और भरोसा नहीं है तो आपको कर्ज देना बेकार है। आप कर्ज दीजिएगा तो आपका कर्ज डूब भी सकता है। ठीक है। आप पैसा समय से नहीं वसूल पाइएगा। ठीक है। और किसी अनजान व्यक्ति को आप कर्ज नहीं दीजिएगा क्योंकि उस पर साख नहीं है, उस पर विश्वास और भरोसा नहीं है। जिस पर साख होता है मतलब जिस पर विश्वास और भरोसा होता है उसी व्यक्ति को हम कर्ज देते हैं। ठीक है, या उधार देते हैं। अगला प्रश्न है, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बचत की इच्छा। बचत कीजिएगा तो ही आपका बचत हो पाएगा, नहीं तो आपका खर्च हो जाएगा। वैसा ही हाल होगा, आमदनी अठनी और खर्चा रुपया। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह बात किसका है? तो कराउथर नामक अर्थशास्त्री ने कहा है कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का भी आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुद्रा के आविष्कार से ही आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं और इतना ऐशो आराम कर रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह किसने कहा था? तो प्रोफेसर हार्टल बीवस नामक अर्थशास्त्री ने इस बात को कहा था कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुद्रा का सबसे बड़ा गुण है? तो मुद्रा का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो भुगतान का साधन करना। भुगतान का साधन करना ही मुद्रा का सबसे बड़ा गुण है। आशा करते हैं आपको सारे वीडियो लाइन से समझ में आते होंगे और ये हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, ये हम आपको अर्थव्यवस्था पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और यदि आपने भूगोल वाले सारे वीडियो को, हिंदी वाले सारे वीडियो को और संस्कृत वाले सारे वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा करके देख लीजिए। हमने अपने YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में एक NCERT क्लास 10th करके एक प्लेलिस्ट बनाया है। उस प्लेलिस्ट में कक्षा 10वीं के सारे वीडियो लाइन से मिलेंगे। आप सारे वीडियो को देखिए, आपका पक्का बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है। तो आप लाइन से देखिए और यदि आपको लगता है हम आपके लिए वाकई मेहनत करते हैं तो आप सिर्फ हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम समझ जाएंगे कि आप हमारे पढ़ाए गए बातों से या हमारे वीडियो से सहमत हैं। ठीक है। आपको हमारे वीडियो से संतुष्टि मिल रही है। ठीक है। आप सिर्फ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, यही हमारे लिए बहुत है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है, मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है, यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है कोलाब्रन का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, यह किसका कथन है? तो इस कथन को सेलिगमैन नामक अर्थशास्त्री ने कहा था। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि भारत में 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया तथा 2000 के नोट कौन जारी करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई ही 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया और 2000 रुपये के नोट को जारी करता है कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला प्रश्न है किस कार्ड के द्वारा व्यक्ति निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तु की खरीद कर सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्रेडिट कार्ड के द्वारा है। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको कुछ छूट भी मिल सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था की प्रगति का श्रेय किसको दिया जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा मुद्रा को। मुद्रा के द्वारा ही हम आज अर्थव्यवस्था जो है हमारी आधुनिक युग में चल रही है। ठीक है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में साख का अर्थ क्या होता है? तो विश्वास और भरोसा ही साख का अर्थ होता है। मतलब ऋण लौटाने की क्षमता होनी चाहिए या ऋण पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है। ऋणी यानी क्या मतलब जो कर्ज लिया है आपसे, आपको उस व्यक्ति पर भरोसा होना चाहिए, तो ही यही साख है। मतलब विश्वास और भरोसा को ही साख कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ऋणी की साख का मुख्य आधार है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उसकी पूंजी एवं संपत्ति। ठीक है। यदि तो पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है इनमें कौन साख पत्र नहीं है? मतलब विश्वास वाला पत्र नहीं है तो मुद्रा जो होगा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। मुद्रा को हम साख पत्र में नहीं रखते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा का कार्य है मूल्य का संचय करना। भाई ऑप्शन टिक कीजिएगा। मतलब मुद्रा के 4 कार्य होते हैं। ऑप्शन के आधार पर आप टिक कीजिएगा कि मुद्रा का कौन सा कार्य जो है सही है। तो इस सवाल के आधार पर मुद्रा का कार्य क्या है? तो मूल्य का संचय करना, मतलब मूल्य का तय करना या वस्तु को खरीदना ही मुद्रा का कार्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है आय एवं उपभोग के बीच का अंतर कहलाता है। अब आय का मतलब आमदनी, उपभोग का मतलब खर्चा। आपने जो कमाया उसको आय कहेंगे, आपने जो खर्च किया उसको उपभोग कहेंगे, और जो बीच में बचता है अंतर उसको हम क्या कहेंगे जी? बचत कहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है मुद्रा से होने वाला लाभ है। तो बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना जो होती है मुद्रा के द्वारा ही होती है। यदि आपके पास मुद्रा का अभाव है तो आप गरीब हैं, और आपके पास धनराशि बहुत है, मुद्रा बहुत है, तो आप अमीर के श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो मतलब क्या अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं हैं। उसी प्रकार बांग्लादेश की मुद्रा है टाका। क्या है? टाका। बांग्लादेश की मुद्रा है टाका, अमेरिका की मुद्रा है डॉलर, भारत की मुद्रा है रुपया, और पाकिस्तान और नेपाल की भी मुद्रा रुपया ही है। लेकिन भारत की मुद्रा पर गांधी जी का फोटो है, और पाकिस्तान की मुद्रा पर ना जिन्ना का फोटो होगा। ठीक है। आप देख सकते हैं ला करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ क्या होता है? तो वस्तु का वस्तु से लेन देन ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। यह विनिमय मतलब किना बेची का सबसे प्राचीनतम प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? वस्तु का वस्तु से लेन देन होता है। मतलब वस्तु का वस्तु से किना बेची होता है। ठीक है। अदला बदली होता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। सवाल है आवश्यकता के दोहरे संयोग की अभाव की समस्या मानव सभ्यता के विकास की किस अवस्था को द्योतक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभिक अवस्था। ठीक है। अगला प्रश्न है आधुनिक व्यवसाय की रीढ़ क्या है? तो आधुनिक व्यवसाय की जो रीढ़ है ना उसको हम साख या उधार कह सकते हैं। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप किसी से कर्ज ले रहे हैं या फिर आप किसी दुकानदार से सामान ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम 10 दिन के बाद आपको पैसा दे देंगे। आप 10 दिन के अंदर में या 10 दिन तक उसको
पैसा दीजिएगा तो ही उसका विश्वास उस पर बना रहेगा, नहीं तो समझेगा ना कि आप ऐसा ही बार बार करते हैं, वे उधार देना बंद कर देंगे। ठीक है, इसलिए आपके अंदर साख होना चाहिए, अगला आदमी के अंदर साख होना चाहिए। साख मतलब विश्वास तथा भरोसा होना चाहिए। जहाँ विश्वास और भरोसा नहीं होता है वहाँ बिजनेस नहीं टिकता है। ठीक है, तो विश्वास होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आज के युग में मानव मस्तिष्क का सारा कार्य कौन सी मशीन द्वारा होने लगा है? तो कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के आ जाने से मनुष्य का जो काम है, घंटों वाला काम मिनटों में होने लगा है। ठीक है, घंटों का काम मिनटों में होने लगा है। मनुष्य आधुनिक युग में जी रहे हैं। अगला प्रश्न है, चेक ड्राफ्ट हुंडी आदि के प्रचलन में रहने के लिए क्या आवश्यक है? तो मुद्रा आपके पास अधिक होगा तो ही आपको चेक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है कहाँ पे? तो सरकार को ही वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 21। मतलब भारत में 21 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई जो बैंक है यही भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। और रिजर्व का मतलब क्या? ये जो रुपया पैसा जो होता है रिजर्व में रखता है। कैसे बाइक में रिजर्व वाला सिस्टम होता है, रिजर्व में तेल रखता है, उसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपया पैसा को रिजर्व में रखता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको हमारे सारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे। आप हमारे वीडियो को शेयर करते हैं तो यही हमारे लिए बहुत कुछ है, और कुछ हमको नहीं चाहिए। आप सिर्फ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे और करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए, कई बार देखिए, बार बार देखिए, आपको सारे सवाल कंठस्थ याद हो जाएंगे। मान लीजिए याद नहीं होते हैं तो बाय ऑप्शन तो आप टिक कर सकते हैं ना जी। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, आपका बहुत ही समय कम बच गया है। मात्र आपके पास 1 महीना समय है, 1 महीना में पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सही से पढ़ते होंगे और आगे भी पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1904 में। सन 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी मतलब टिस्को की स्थापना हुई, और उससे 3 साल पहले मतलब 1904 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो मात्र 3 है, मात्र 3 ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 56। कितना होगा? 56। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषक को किस तरह का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन। अल्पकालीन का मतलब क्या? बहुत ही थोड़े समय पर। आप किसी समिति से यदि कर्ज लेते हैं तो आपको बहुत ही कम दिन में आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं सवाल को। सवाल है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषक को किस तरह का कर्ज देती है? तो अल्पकालीन। मतलब ये किसान को कर्ज तो देती है लेकिन कुछ महीनों के लिए देती है, अधिक दिनों के लिए नहीं देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं SHG। SHG का मतलब क्या? S का मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका मतलब क्या? स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? तो 15 से 20। याद रखिएगा, स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 व्यक्तियों का समूह होता है, और ख़ास तौर पर इस समूह में महिलाएं होती हैं जो किसी बैंक से कर्ज लेती हैं, समूह में कोई काम करती हैं और उससे जो फायदा होता है फायदा को अपने आप में बांट लेती है और कर्ज ली गई राशि को फिर बैंक को लौटा देती है। इसका जीता जाता
इसका जीता जागता उदाहरण लिज्जत पापड़ है। लिज्जत पापड़ का आप नाम सुने होंगे। इस पापड़ कंपनी की स्थापना भी स्वयं सहायता समूह के द्वारा ही हुई थी, जो आज करोड़ों में कंपनी है, ठीक है। या फिर आप अर्थव्यवस्था का बुक पढ़िएगा तो इसमें एक स्वयं सहायता समूह का एक कहानी पढ़े हैं हम लोग कि 15 से 20 महिलाएं ना बैंक से कर्ज लेती है और उस पैसा से बांस खरीदती है, बांस का टोकरी बनाती है, टोकरी को बेचती है और जितना फायदा होता है फायदा को अपने आप में बांट लेती है और जितना कर्ज लेती है उस कर्ज को फिर बैंक को वापस कर देती है, ठीक है। इस तरह इन्होंने अपना स्वरोजगार उत्पन्न किया है। ऐसे ही रोजगार आप भी उत्पन्न कर सकते हैं अपने हॉबी के आधार पर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं? तो 4। ये सवाल कई बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा बाजार द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह के वित्त की व्यवस्था की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा अल्पकालीन या मध्यकालीन। मतलब आप थोड़े समय के लिए या थोड़ा सा अधिक समय के लिए आप कर्ज ले सकते हैं और आपको समय से कर्ज लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा ए आम आदमी? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। आज की यह वर्तमान हालत है जिसे किसी ने इस पंक्तियों द्वारा दर्शाया है। पिछले वर्ष की भांति फिर से लॉकडाउन लग गया है तो आपको अब ऑनलाइन क्लास पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। कैसे कि आपके पास समय का भी अभाव है और आपके पेपर तो होंगे, कंफर्म होंगे। आप बड़े बाप के बेटे नहीं हो कि आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं और आपका बिना एग्जाम दिए ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं, छात्राएं हैं, आप गरीब या मध्यम वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा तो ही आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। जैसा कि हम जानते हैं लॉकडाउन लग गया है, सारे स्कूल संस्था बंद हो चुके हैं या 50% उपस्थिति के साथ जो चल रहे थे वो भी बंद हो चुके हैं। तो अब ऑनलाइन का ही सहारा है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सारे वीडियो को देखिए, हम आपका सारा विषय कंप्लीट कराएंगे और आपका काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कुंदन सिंह TVL कोचिंग में एक बार और फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पहला सवाल है, भारतीय पूंजी बाजार द्वारा उद्योग एवं व्यवसाय के लिए निम्नलिखित में से किस तरह के वित्त व्यवस्था की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा दीर्घकालीन। दीर्घकालीन का मतलब क्या है? यह जो संस्था है यह आपको अधिक समय के लिए कर्ज देती है। आप यदि इस संस्था से कर्ज लेते हैं तो आप अधिक दिन मतलब 2 साल 4 साल 5 साल के बाद भी कर्ज लौटाइएगा तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको लौटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा भारतीय पूंजी बाजार हमें ना दीर्घकालीन लोन प्रदान करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन भारतीय मुद्रा के संगठित क्षेत्र का अंग है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सार्वजनिक बैंक। जो सार्वजनिक बैंक होता है, सार्वजनिक बैंक का मतलब क्या है? यह सबको कर्ज देता है और सबसे वसूली करता है। यह जो संस्था है यही संस्था भारतीय मुद्रा के संगठित क्षेत्र का अंग है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय पूंजी बाजार किस पर आधारित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा औद्योगिक बाजार पर। औद्योगिक बाजार पर जो पूंजी बाजार टिका हुआ है भारत का वह उद्योग क्षेत्रों पर टिका हुआ है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सहकारिता आधारित है। सहकारिता का मतलब क्या? एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। और सहकारिता के अंतर्गत प्रजातांत्रिक मूल्य एवं सामान्य अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। यदि किसी कंपनी के 2 पार्टनर हैं, दोनों 50-50% अपना पूंजी लगाकर उस कंपनी को चला रहे हैं तो दोनों के बीच जो योजना करी है उसी को हम सहकारिता कहेंगे, ठीक है। और 2 पार्टनर है इसका मतलब दोनों में मेल मिलाप काफ़ी होना चाहिए। भेदभाव हो जाएगा तो कंपनी का टूटने का भी डर बना रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सहकारी बैंक किन्हें ऋण प्रदान करते हैं? तो सहकारी बैंक जो होते हैं ना वे उपभोक्ता यानी ग्राहक को ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है।
मतलब सामाजिक विज्ञान में हम अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को ग्राहक कहते हैं, कस्टमर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो महाजन। और ये सवाल कई बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो महाजन। और कभी भी महाजन मतलब जमींदार लोगों से कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे लोग ना बहुत ब्याज लेते हैं, इतना ब्याज लेते हैं कि मतलब चुकाते चुकाते बहुत समय लगेगा। ठीक है, और आजकल तो कम ब्याज लेते हैं। प्राचीन काल में कोई व्यक्ति कर्ज लेता था ना तो उसके बेटा का बेटा चुकाता था, तब जाके कर्ज पूरा होता था। ठीक है, वे लोग बहुत ब्याज लगाते थे। हाँ, अगला प्रश्न है राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 25 है। याद रखिएगा कि बिहार राज्य में अभी कार्य करने वाले सहकारी बैंक कितने हैं? तो 25 हैं। ठीक है, अभी बढ़े होंगे लेकिन हमको सिलेबस में इतना ही पढ़ना है, क्योंकि जो ये बुक है ना बहुत पहले छपा है, अभी वर्तमान की इस बात नहीं है। फिर भी सिलेबस में जो है वही हमको पढ़ना है, क्योंकि इसी में से ना पूछेगा, इसलिए आपको 25 याद रखना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो सन 1919। याद रखिएगा सन 1919 में सहकारिता जो है ना प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय बनी। और सबको मालूम होगा कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, बहुत लोग मारे गए थे। ठीक है, इस बात को आप जानते होंगे, ये इतिहास में पढ़ाना है, ये बात आया तो हम कह दिए। अगला प्रश्न है हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति किसके द्वारा होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्य का वित्तीय संस्थान या संस्थानों के द्वारा होती है। ठीक है, हम संस्थानों के द्वारा ही यानी बैंक के द्वारा ही कर्ज लेते हैं। ठीक है, और अभी जो बंधन बैंक चल रहा है या फिर कैश पोर बैंक चल रहा है, इसी के अंतर्गत चल रहा है। यह जो बैंक है व्यवसाय करने के लिए हमको कर्ज देती है। ठीक है, और साप्ताहिक आ करके कुछ रकम वसूल करती है, और ऐसे ऐसे करके अपना सारा पैसा वो वसूल लेती है, और हमारा खुद का व्यवसाय भी हो जाता है। ठीक है, तो कर्ज लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कर्ज चुकाना बड़ी बात है। ठीक है, इसलिए आप कर्ज लेते हैं तो आप उसको चुकाने की क्षमता भी रखिए, कुछ कीजिए तभी तो आप कर्ज को चुका पाइएगा। नहीं तो कर्ज ले लिए और सब खा पी के बराबर कर दिए, आप चुकाइए कर्ज, कैसे चुकाइएगा? तो आपका ज़मीन बेचा जाएगा। ठीक है, इसलिए इन सही बातों पर ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं सुसंगठित एवं कारगर पूंजी बाजार के सुविधा इनमें कहाँ उपलब्ध है? तो इसका राइट ऑप्शन मुंबई हो जाएगा। मुंबई पर आप टिक कीजिएगा कि मुंबई ही जो होगा ना, यही सुसंगठित एवं कारगर पूंजी बाजार के सुविधा उपलब्ध यहीं पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है पूंजी बाजार के प्रधान क्षेत्र को मुंबई में किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम बोलते हैं दलाल स्ट्रीट। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं जी? दलाल स्ट्रीट। ओके, अगला प्रश्न है इनमें कौन गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान नहीं है? तो सेठ साहूकार जो होगा राइट ऑप्शन होगा। यह भी सवाल कई बार आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि इनमें से कौन गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान नहीं है? तो सेठ साहूकार पर आप टिक कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बैंकों का सामाजिक नियंत्रण की नीति कब प्रारंभ की गई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1968। कब होगा जी? 1968 इसका राइट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा कि बैंकों का सामाजिक नियंत्रण की जो नीति बनी थी वह सन 1968 में बनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है भूमि को बंधक रखकर किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन कर्ज मिलता है? तो यदि जमीन को आप गिरवी रख करके ना आप निजी बैंक से कर्ज ले सकते हैं, और यदि आप कर्ज को चुका नहीं रहे हैं तो निजी बैंक वाले आएंगे और आपका ज़मीन का नीलामी कर देंगे। ठीक है, लेकिन कर्ज ना दीर्घकालीन मिलता है, मतलब अधिक समय के लिए मिलता है, आप लौटा भी सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है किसमें? तो औद्योगिक क्षेत्र में। मतलब जो देश विकसित है ना वे देश अधिकांश ना उद्योग धंधों पर, कल कारखानों पर अधिक फोकस करते हैं और अधिक से अधिक सामान बनाते हैं और उसका आयात निर्यात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है कहाँ पे? तो संचार सेवाओं द्वारा।
ठीक है। संचार सेवाओं द्वारा हम सेवा क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इसके अलावा हम पढ़ा रहे हैं तो ये भी जो होगा ना सेवा क्षेत्र में ही आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं? तो तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को ही हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत जो संरचना होती है उसका निर्माण ना उद्योग द्वारा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर का प्रतीक बन गया है? तो बेंगलुरु। बेंगलोर शहर में ना अधिकांश सॉफ्टवेयर कंपनियां बन गई हैं जो हमें सूचनाओं के बारे में ज्ञान देती है, नॉलेज देती है। और देश विदेश से यहाँ पे कॉल सेंटर भी है जो कि देश विदेश से बातें करते हैं और सामान का आयात और निर्यात करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा उद्योग क्षेत्र। मतलब कई वर्षों के बाद बिहार में थोड़ा बहुत उद्योग क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कहाँ बढ़ोतरी हुई है? मतलब एक आध गो कारखाना खुलने से, छोटा मोटा कारखाना खुलने से क्या कर लेगा बिहार? बिहार को अधिक ग्रो करने के लिए मतलब बहुत सारे कंपनी खोलनी पड़ेगी और सरकार को भी खास तौर पर बिहार पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर बिहार ग्रो करेगा, ठीक है। इस तरह पहला सवाल है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सवाल है, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी कब? तो जुलाई 1991 में। याद रखिएगा कि भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, मतलब भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी कब? तो जुलाई 1991 में। याद रखिएगा कि भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक नीति बनाई थी और उस नीति को कब बनाई थी? तो जुलाई 1991 में बनाई थी, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी नियम के अंतर्गत, इसी नीति के अंतर्गत आज जो भारत की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, थोड़ी सुधरी हुई है, ठीक है। भारत का जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? याद रखिएगा, वैश्वीकरण को ना प्रोत्साहित मतलब वैश्वीकरण को मतलब जागृत करने में सबसे आगे कौन है? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। मतलब हमारे देश में जो कॉल सेंटर है उन्हीं सभी के कारण ना वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिल रही है, वैश्वीकरण और अधिक से अधिक ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय नियम द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, ठीक है। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब क्या होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब ना वैसी कंपनियां जो हमारे देश के अलावा अन्य देशों में भी है। याद रखिएगा, वैसी कंपनियां, वैसी फैक्ट्रियां जो हमारे देश के अलावा अन्य देशों में भी है, उसी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, ठीक है। जैसे में आपका सैमसंग हो जाएगा, सैमसंग जो कंपनी है हमारे देश में भी है और अन्य देश में भी है। सैमसंग हो गया, फोर्ड मोटर्स हो गया, कोको कोला हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। टेस्ला आपका हो गया, ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो भाई ऑप्शन आप टिक कीजिएगा, इसमें कोको कोला जो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। और याद रखिएगा, पार्ले समूह के जो थम्स अप ब्रांड था उसको किसने खरीद लिया? तो कोका कोला नामक कंपनी ने खरीद लिया। और कोका कोला एक जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है, क्योंकि यह कंपनी एक से अधिक देशों में है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है? तो याद रखिएगा, वैश्वीकरण का अर्थ ना पूंजी, तकनीक तथा सूचना प्रवाह द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में है, ठीक है। मतलब ये सब सवाल ना भाई ऑप्शन है, ऑप्शन देखिएगा, समझिएगा, उसको समझ बूझ कर बढ़िया से टिक कीजिएगा तो आपका राइट में राइट सही होगा और आपका अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का उद्देश्य है? तो याद रखिएगा, वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य है पूंजी को मुक्त कर प्रवाह करना है, ठीक है। मतलब आवश्यकता से अधिक पूंजी का प्रवाह करना ताकि देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी हो सके, ठीक है।
अगला प्रश्न है वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग का सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है? तो पर्यटन को याद रखिएगा, पर्यटन जो होते हैं पर्यटन से ही वैश्वीकरण को बिहार से अधिक प्रोत्साहन मिला है। अगला प्रश्न है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कोका कोला। याद रखिएगा पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को कोका कोला नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। ठीक है। अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनी की कार्यशैली की क्या विशेषता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा विश्व स्तर पर उत्पादन। याद रखिएगा जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है यह विश्व लेवल पर उत्पादन करती है और ये कंपनियां एक से अधिक देशों में होती है, चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न है विदेशी निवेश का अर्थ है। याद रखिएगा विदेशी निवेश का क्या अर्थ होता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बिक्री केंद्र में निवेश करना। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती है ना उसका बिक्री जो केंद्र होता है उसमें अपनी पूंजी का निवेश करता है। जिस तरह शेयर मार्केट होता है ना उसी तरह ये निवेश करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष लाभ है। तो याद रखिएगा भारत में जो वैश्वीकरण के जो प्रत्यक्ष लाभ है ना, जो डायरेक्ट प्रॉफिट जो है ना वह क्या है? तो भारतीय वस्तुओं का नए बाजार तक पहुंचाना, और यही प्रॉफिट है। ठीक है। जब वस्तु नए बाजार में जाएगा तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी और वह वस्तु खूब बिकेगा। ठीक है। और वस्तु जितना बिकेगा उतना ही उस वस्तु का दाम बढ़ेगा। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं। अगला सवाल है सन 1991 की नवीन आर्थिक नीति में उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है उद्योग स्थापना के नियम शिथिल करना, मतलब उसको थोड़ा सा कुछ समय के लिए रोकना। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का क्या लाभ होता है? तो प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश होता है उसका लाभ होता है नए उद्योगों की स्थापना करना। नए उद्योगों की स्थापना करना आप टिक कीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है निजीकरण का अर्थ क्या होता है? तो निजीकरण का मतलब क्या होता है? निजी का मतलब ये सामान कोई मेरा निजी है तो वही निजीकरण। ठीक है। जैसे जिस मोबाइल से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये मोबाइल जो है ना मेरा खुद का है, इसलिए मोबाइल जो है निजी है। ठीक है। तो याद रखिएगा निजीकरण का अर्थ होता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयर का विक्रय जो होता है निजीकरण का अर्थ है। और इसके अलावा ये ऑप्शन इसका दूसरा भी हो सकता है, ये बाई ऑप्शन टिक किया हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो टाटा जो कंपनी है टाटा बहुत चीज़ बनाती है और टाटा कंपनी जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ये कंपनी सिर्फ भारत में ही है। ठीक है। अगला प्रश्न है टिकाऊ विकास में किस पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति की बात ध्यान में रखी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा भावी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो संतोष जो होगा ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। मतलब भाई ऑप्शन टिक कीजिएगा। इसके अलावा और भी हो सकता है, टाटा भी तो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है आज बाजार की व्यापकता एवं क्षेत्र राज्य और देश की सीमाओं को लांघकर कहां तक फैल गई है? तो दुनिया में। याद रखिएगा मतलब आज जो बाजार है आज ना पूरा विश्व बाजार के रूप में मिल गया है, मतलब घुल मिल गया है। हम कोई भी सामान फ्लिपकार्ट या अमेजन से बुक करते हैं तो वो सामान कहाँ कहाँ बनता है, किस किस देश में बनता है, वहाँ से वो सामान आता है हमारे पास और उस हम सामान से लाभ उठाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है मॉल का अर्थ होता है मॉल में आप गए होंगे। अभी तो कोरोना काल में मॉल बंद हो गया है, लेकिन मॉल क्या है ध्यान देखिए एक ऐसा बाजार जहां एक ही छत के नीचे उपभोग का लगभग सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तुएं मिलती है, उसी को हम मॉल कहते हैं। ठीक है। और जो मॉल सेवा होता है वो क्या होता है? प्राइवेट होता है, निजीकरण होता है। ठीक है। कोई निजी प्राइवेट आदमी उसको खोलता है, सरकार के द्वारा चालित नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें किसके निर्बाध प्रवाह में अक्सर बाधाएं आती है? तो शर्म जो होगा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा है? तो आधुनिक जो युग जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस पद्धति में अपना कार्य करती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आउटसोर्सिंग। इस पे सवाल है भारत स्थित कॉल सेंटर किस उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रहा है?
तो भारत में जो कॉल सेंटर है ना वह क्या करता है, तो ग्राहक देखभाल सेवा के लिए बनाया गया है। जो ग्राहक का जो देखभाल होता है उन्हीं सेवाओं को ये देता है कौन, तो भारत में स्थित कॉल सेंटर, ठीक है। और कॉल सेंटर में जो जॉब करते हैं देश विदेश से कॉल आते हैं और उस कॉल पे बातें करते हैं और वे ना जो संदेश होते हैं, जो सूचना होती है उसको एक जगह से दूसरे जगह प्रवाह करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है निवेश किसे कहते हैं। निवेश किसे कहते हैं, निवेश का मतलब क्या, पूंजी लगाना। जब आप कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप क्या करते हैं, पूंजी उसमें लगाते हैं, ठीक है। उसी को हम निवेश कहते हैं, ठीक है। और निवेश किसे कहते हैं, तो बैंकों में जमा की गई पूंजी को ही हम निवेश कहते हैं, या किसी व्यापार में लगाए गए धन को ही निवेश कहते हैं। बाई ऑप्शन टिक मारना है, ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अधिकांश जो सवाल है ना बाई ऑप्शन ही है। आप ऑप्शन समझिए और टिक कीजिए, ठीक है। इस तरह हमने देखा कि भारत स्थित कॉल सेंटर किस उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ग्राहक देखभाल सेवा के लिए, ठीक है। उसी तरह अगला सवाल हमने देखा कि निवेश किसे कहते हैं, तो बैंकों में जमा की गई पूंजी को ही हम निवेश कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता का अर्थ क्या है, तो उपभोक्ता का अर्थ होता है बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग। मतलब ना बाजार जो है, बाजार मार्केट का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है, उपभोक्ता यानी ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने क्या खूब कहा है ग्राहक के बारे में, उपभोक्ता के बारे में, कस्टमर के बारे में, ठीक है, कि आपके दुकान पर आने वाला सबसे महान व्यक्ति ग्राहक है, ठीक है। वह आप पर नहीं, आप उस पर निर्भर हैं, ठीक है। मतलब एक बार और ध्यान से सुनिए, महात्मा गांधी जी ने ग्राहक और दुकानदार के बीच ग्राहक की विशेषताओं को दुकानदार को बताया है कि ग्राहक आपके दुकान पर आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह आप पर नहीं, आप उस पर निर्भर हैं, ठीक है। इसलिए यदि आप दुकानदार हैं तो ग्राहकों से सही से पेश आइए, प्रेम भाव से उससे बातें कीजिए, ठीक है। उनके बताए गए निर्देशों का पालन कीजिए, तो ही आप एक अच्छे दुकानदार बन सकते हैं और आप अपने कस्टमर का मन मोह सकते हैं। उसके बाद कस्टमर आपके पास हमेशा आएगा, ठीक है। आप सोचिए जो कस्टमर हमारे पास आया है कुछ खरीदने के लिए, वह पहली बार आया है और बार बार आए, ना कि हम उसको पहली बार में ही इतना ठग लें कि वो फिर अगली बार आए ही नहीं, ठीक है। तो ये सब विशेषताएं हैं दुकानदार की। यदि सब विशेषताओं को आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, दुकानदार बनेंगे, नहीं तो आपकी दुकानदारी बहुत दिन, अधिक दिन नहीं चल पाएगी, ठीक है। इसलिए इन सही बातों का ध्यान रखिए। इस तरह हमने देखा उपभोक्ता का अर्थ क्या है, तो बाजार व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग, ठीक है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता जागरण किसके प्रति जागरूक है, तो मूल्य के प्रति, ठीक है। मूल्य के प्रति या गुणवत्ता के प्रति, मतलब भाई ऑप्शन ये भी सवाल है। जो उपभोक्ता जागरण है, उपभोक्ता जागरण का मतलब क्या है कि ऐसी योजना है ना जिसमें ग्राहकों को जगाया जाता है। मतलब जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो, यह एक नारा है, ठीक है। या फिर जागो ग्राहक जागो, यह भी एक नारा है। बहुत सारी विशेषताएं होती है, उन सभी विशेषताओं को यदि फॉलो करते हैं आप, तो आप एक अच्छे ग्राहक बनेंगे, आप एक अच्छे कस्टमर बनेंगे, नहीं तो कोई भी दुकानदार आपको ठग लेगा, ठीक है। आप ग्राहक के कई अधिकार होते हैं, आपको जब हम थ्योरेटिकल सवाल बताएंगे ना तो उस समय आपको हम बताएंगे कि ग्राहक के कितने अधिकार हैं और कौन कौन, ठीक है। इस तरह आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है इनमें कौन उपभोक्ता शोषण का उदाहरण नहीं है, तो उत्पाद की सही जानकारी देना जो है ना उपभोक्ता शोषण का उदाहरण नहीं है। यदि आप उत्पाद यानी जो आप सामान बेच रहे हैं उसके बारे में सही से सही जानकारी दे रहे हैं तो इसमें ग्राहक ठगा नहीं रहा है। ठगाएगा कब, जब गुणवत्ता कैसी है और आप बता रहे हैं कैसी, ठीक है, तब ग्राहक ठगाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है पैकेट बंद खाद्य उत्पादों में किन सूचनाओं को प्राप्त करना उपभोक्ता का अधिकार है, तो अवयवों की सूची, उसमें अवयव होता है। जैसे आपने कुरकुरा खरीदा तो वहाँ पे अवयवों की सूची होती है कि ये इतना ग्राम, ये इतना ग्राम, ये इतना ग्राम, सब जगह कुरकुरा बनता है। तो वे सूची सभी दुकानदार या सभी जो सामान होता है उन सभी सामानों पर होता है, ठीक है। तो हम आशा करते होंगे आपने हमारे अर्थव्यवस्था के सारे वीडियो को देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। तो आपको पता है क्या, आपको पता है हमने कक्षा 10वीं के लिए हिंदी फर्स्ट हिंदी, सेकेंड हिंदी,
फर्स्ट संस्कृत, सेकंड संस्कृत, भूगोल और अर्थव्यवस्था का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हमने पढ़ा दिया, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी 10th क्लास करके एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस प्ले लिस्ट में आपका 10th का पूरा सिलेबस मिलेगा। आप सारे वीडियो को लाइन से देखिए, आपको परीक्षा में काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा, ये हमारा वादा है, ये आपके सर का वादा है, ठीक है। और आप बढ़िया से पढ़ते हैं, इन सभी वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप अपने नोटबुक में नोट करते हैं और याद करते हैं, हमारे वीडियो को बार बार देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि पेपर आपको देना है, जिम्मेवारी आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए आप जिम्मेवार बनिए, तो ही आप काबिल बनेंगे, तो ही आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे सारे वीडियो को देखते होंगे और आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है, जागो ग्राहक जागो नारे का उद्देश्य क्या है? मतलब तो उपभोक्ता को ना जागरूक करना, ठीक है। बहुत लंबा ऑप्शन है, ठीक है। उपभोक्ता को अपने अधिकार का ज्ञान कराना या उपभोक्ता को अपने अधिकार के प्रति जागरूक कराना ही ना जागो ग्राहक जागो का नारा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है? तो मिलावट। मतलब बहुत सारे दुकानदार या बहुत सारी कंपनियां सामान में मिलावट कर रही है, ग्राहकों को उतना अच्छा सामान नहीं मिल पा रहा है, वे ठगे जा रहे हैं, ठीक है। और ये सामान सिर्फ ठगे, इस सामान से तो ग्राहक ठगे भी जा रहे हैं और प्लस में उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, ठीक है। यदि आप 100% क्वालिटी वाला सामान नहीं खाइएगा तो आपको नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, उपभोक्ता जागरण आंदोलन का प्रारंभ हुआ था कहाँ से? तो इंग्लैंड से, ठीक है। सबसे पहले संसार में ग्राहकों को जगाने हेतु या उपभोक्ता को एक जागरूक करने हेतु आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड इसका राइट ऑप्शन होगा, आप टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनाने की का अधिकार है तो किसको? तो राज्य आयोग को भी होगा और राष्ट्रीय आयोग को भी होगा। मतलब क्या, जो ग्राहक है ना वे अपने जिला में भी जाकर के शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि किसी दुकानदार ने हमको ठगा है, या फिर पटना में जाकर करा सकते हैं, या फिर नई दिल्ली में जाकर भी करा सकते हैं अपना शिकायत दर्ज, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 24 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इसके अंतर्गत ग्राहकों को जगाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 2005 में। 2005 में भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। और आपको पता ही होगा कि कोरोना के कारण स्कूल कोचिंग सारे बंद हो चुके हैं, तो आप अब ना पूर्ण रूप से ऑनलाइन क्लास पर ही निर्भर हो सकते हैं। इसलिए आप ऑनलाइन क्लास मिस मत कीजिए। हमारे ही और हमारे अलावा और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कक्षा 10वीं हेतु पढ़ाते हैं, उन सभी के वीडियो देखिए, आपके परीक्षा में काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। यदि आप पढ़ते हैं तो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। आप बिहार बोर्ड से हैं, आपको पेपर देना पड़ेगा, ना कि आप सीबीएसई बोर्ड कैसे हैं कि बिना पेपर दिए हुए ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आपको पेपर देना होगा, इसलिए आप सही से पढ़िए, आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो जागो ग्राहक जागो, ठीक है, या फिर जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो। अगला सवाल है, हॉलमार्क का शब्द चिन्ह यानी लोगो किस वस्तु गुणवत्ता को प्रमाणित करता है? तो सोने का आभूषण। यदि आप कोई सोने का आभूषण खरीद रहे हैं, यदि आप कोई सोने का गहना खरीद रहे हैं, तो आप हॉलमार्क देख कर खरीदिएगा। हॉलमार्क का चिन्ह स्क्वायर जैसा होता है कुछ, ठीक है, उसको देखिएगा तो खरीदिएगा, क्योंकि हॉलमार्क से ही सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1800 11400, ठीक है। यदि
कोई दुकानदार आपको ठगा है तो आप इतना पे कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि फलनवा नामक दुकानदार ने हमको ठगा है, हमसे ओरिजिनल का दाम लिया है और डुप्लीकेट दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा कब घोषित किया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1995, इस पर टिक कीजिएगा। अगला सवाल है, कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग होता है? तो एक मार्क, और एक मार्क जो होता है ना ट्रायंगल के शेप में होता है, और एक मार्क देख करके ही आप कृषि यानी खेती बाड़ी वाला सामान खरीदिएगा। ठीक है। एक मार्क जो है ना यह खेती बाड़ी वाला सामान का शुद्धता का पहचान चिन्ह है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बड़े पैमाने पर उत्पादित किस वस्तु के लिए मानक नियमों का पालन करना जरूरी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपभोक्ता इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब की गई? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1947। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों का मानवीकरण कौन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों में महसूस की जा रही कमियों को कब दूर किया गया है? तो 1991 में दूर किया गया है और 1993 में। ठीक है।